नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन, और इसका दूसरा नाम है क्या है, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी हमने सिंपल देखा था कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और प्रोडक्शन लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सोर्स का यूज़ करके, ठीक है। तो वो चीज़ें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात करते हैं कि एंजाइम के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम इज द नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल बायोकैटलिस्ट है, मतलब नॉन टॉक्सिक है, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब बॉडी के अंदर डिग्रेड हो जाता है। बायो कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और ये सिंथेसाइज होता है लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, ये सब जानते हैं। दैट इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मीन्स बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड एक्सीलरेट करता है केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने का काम करना होता है। फिर है अगला पॉइंट कि एंजाइम स्पीड अप करता है रेट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है इन द सेल। तो ठीक है, ये एंजाइम के बारे में। एंजाइम इज अ नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल बायोकैटलिस्ट और सिंथेसाइज इन लिविंग सेल्स। प्रोटीन होता है, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक्सीलरेट करता है केमिकल रिएक्शन को और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये सब क्या है, एंजाइम के बारे में। अब हमारे पॉइंट आता है कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या है। एंजाइम तो समझ में आ गया, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है, यूज ऑफ एंजाइम एज ए टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ एंजाइम एज ए टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। मतलब देखिए, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एंजाइम एज ए टूल्स इन इंडस्ट्री, इन फार्मास्यूटिकल्स, इन एग्रीकल्चर, इन मेडिसिन। तो इन सब क्षेत्र में हम एंजाइम का एज ए टूल्स यूज करें। देखो, एंजाइम कोई सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है। देखो, हम जानते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बनाता है ना। तो यही वाली रिएक्शन को हम यूज करना है। इसी एंजाइम को हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं। मतलब इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है चिपका देते हैं। अब देखो आगे पढ़ेंगे हम क्या मतलब होता है इसका। सिंपल इसको ये मतलब समझो, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, एंजाइम का यूज कर रहे हैं एज ए टूल की तरह और प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट कौन से? इंडस्ट्री वाले, फार्मास्यूटिकल्स वाले, एग्रीकल्चर वाले, मेडिसिन वाले। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंजाइम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड यूज ऑफ सॉल्युबल और इमोबिलाइज फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के बारे में बात कर रहा है कि इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड यूज ऑफ सॉल्युबल और इमोबिलाइज। इमोबिलाइज मतलब रुका हुआ, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ, है ना। इमोबिलाइज का मतलब होता है बंधा हुआ। फॉर्म ऑफ एंजाइम फॉर बेनिफिटिंग ह्यूमन काइंड्स, ह्यूमन के लिए बेनिफिट हो, ठीक है। अब एक और शब्द हम पढ़ते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर एफिशिएंट एंड यूजफुल एंजाइम आर द पार्ट ऑफ एंजाइम टेक्नोलॉजी। देखो, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी यूज होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मोर एफिशिएंट और यूजफुल एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। आए समझ में? मतलब हम आगे पढ़ेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो आप समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम जीन का मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी आने वाला जो प्रोटीन है, चाहे वो एंजाइम है, वो उसका प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट, मतलब वो अच्छे से प्रोडक्शन होता है, उसका बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनता है और वो यूजफुल एंजाइम बनता है, ठीक है। ये चीज़ रहती है। अब हम चलते हैं आपके एंजाइम इमोबिलाइजेशन पे। तो जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है वो क्या है, या देखिए, एंजाइम तो समझ में आता है। इमोबिलाइजेशन का मतलब है गतिहीनता। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है गतिहीनता। सिंपल सा हिंदी भाषा में समझते हैं कि एंजाइम को एक सपोर्ट पर चिपकाना है और उसे बार बार यूज करना है। इसी को एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। मतलब एंजाइम को किसी सपोर्ट सिस्टम से चिपका दो और उसको बार बार यूज करो। एंजाइम से सब्सट्रेशन जो रिएक्शन होती है उसको बार बार दोहराओ, ठीक है। तो ये बार बार रीयूज हो जाएगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। देखिए थ्योरी क्या है कि इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम
और सेल के साथ साथ हम एंजाइम के साथ साथ हम सेल को भी इमोबिलाइज कर सकते हैं, इसलिए सेल लिखा। तो इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम रिफर टू द टेक्निक ऑफ कन्फाइनिंग या एंक्रोइंग या फिर अटैचिंग मतलब चिपकाना द एंजाइम इन और ऑन द इनर्ट सपोर्ट फॉर देयर स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल रीयूज। मीन्स हम वो क्या कर रहे हैं, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम को हम इमोबिलाइज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। किसकी मदद से हम कर रहे हैं, एक सपोर्ट सिस्टम पे, इनर्ट सपोर्ट सिस्टम पे इसको चिपका कर, है ना, फॉर दियर स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल रीयूज के लिए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और इसके फंक्शनल रीयूज होता रहे, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझो कि एंजाइम को सपोर्ट सिस्टम से चिपकाओ, उससे बार बार यूज करो, तो बस इतना सा है। तो अब देखो यहाँ पर और सिस्टम से हमको समझते हैं कि ये देखिए एक एग्जांपल है जिसमें ए और बी मिलके सी बना रहे हैं। ये ए और बी सबस्ट्रेट है और ये सी प्रोडक्ट है, तो ये एंजाइम की मदद से बन रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगा एंजाइम नॉट रीयूज, ये रीयूज नहीं हो सकता एंजाइम दोबारा, एंड कंटामिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि प्रोडक्ट के साथ एंजाइम भी आएगा। अब दूसरा एग्जांपल सुनिए, ए और बी जो है वो सी प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, लेकिन ये एंजाइम की मदद से, और एंजाइम चिपका हुआ है किसी भी सपोर्ट सिस्टम से, ओके। उस सपोर्ट सिस्टम जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, कंप्लीट हो गई रिएक्शन, उस रिएक्शन में से एंजाइम को बाहर निकाल दिया, उसको निकाल दिया बाहर, उसको रिमूव कर लिया और यूज कर लिया इन द नेक्स्ट रिएक्शन में। तो नेक्स्ट रिएक्शन में जिसका यूज किया, अब उसको रीयूज एंजाइम हो गया, मतलब उसको रीयूज कर लिया हमने। और अब जो प्रोडक्ट हमको बनाता है यहाँ पर, वो फाउंड एंजाइम फ्री प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो एंजाइम फ्री प्रोडक्ट बना। तो ये फायदा है, ये एडवांटेजेस है इस एंजाइम के इमोबिलाइजेशन के, ठीक है। चलिए हम अगली लाइन पढ़ते हैं। देखो ये जो टेक्निक है वो मोर इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन करती है, किस चीज़ का, एंजाइम का, ठीक है। जो एंजाइम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि ये जो हमको बनाती है एंजाइम के उपयोग को मोर एफिशिएंट एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए अप्रिशिएट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम एडवांटेजेस पे जाते हैं। एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आपको समझने पे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि देखो जब हम किसी भी एंजाइम को सपोर्ट सिस्टम से चिपका देते हैं, है ना, इससे अटैच करा देते हैं, तो वो मोर एफिशिएंट हो जाता है और रीयूज होता है। तो सिंपल सा समझ में आता है कि वो मोर स्टेबल हो जाता है, मोर एफिशिएंट हो जाता है इसका फंक्शन, उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको अगेन एंड एंजाइम जो प्रोडक्ट हमको फॉर्म होता है वो एंजाइम फ्री होता है। इस मल्टी एंजाइम रिएक्शन सिस्टम को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब मल्टी एंजाइम सिस्टम का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक से ज़्यादा एंजाइम का उपयोग हो। तो हम बारी बारी से देखो, एक एंजाइम की रिएक्शन कराई फिर उसको रिमूव कर दिया, फिर दूसरे एंजाइम की रिएक्शन कराई फिर उसको रिमूव कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो ये मल्टी एंजाइम रिएक्शन सिस्टम को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर कंट्रोल कर सकते हैं एंजाइम के फंक्शन को, है ना, सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल मेडिकल यूज़, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत अच्छा है ना, रीयूज़ करना। मिनिमम इन्फ्लुएंस डिस्पोजल प्रॉब्लम, देखो जो एंजाइम प्रोडक्ट के साथ आता था उसको छान के फेंक दिया जाता था, वो कि किसी काम का नहीं बचता था, इसलिए अब जो डिस्पोजल प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी क्योंकि ये रीयूज हो सकता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, इमोबिलाइजेशन प्रोसेस कैन लीड टू इंक्रीज एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। देखो ये जो है एक्टिविटी और स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इनकी इमोबिलाइज एंजाइम आर इजीली रिकवर हो जाता है, मतलब इजीली इसको हटा सकते हैं। एंड रिएक्शन मिक्सचर से एंड रीयूज कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस बनेगी मोर इकोनॉमिक बनेगी। इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कम कॉस्ट वाली रिएक्शन हो जाए। चलो किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जब हम किसी भी एंजाइम को किसी सपोर्ट सिस्टम से चिपकाते हैं, अटैच करते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि उसकी लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब उस एंजाइम अगर वो उस सपोर्ट सिस्टम से चिपक रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो एक्टिविटी है, वो वर्किंग एक्टिविटी है, वो खो दे अपनी,
है ना उसका फंक्शन खो दे, है ना, ड्यूरिंग द इमोबिलाइजेशन बाय द यूज, ड्यूरिंग द यूज। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, एक्सपेंसिव टेक्निक है, क्योंकि इसको चिपकाना एक एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। ठीक है, अभी तो हमने बोला कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव तब होती है जब हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव तभी है जब एक जो क्या रहती है, पहले इसको क्या रहता है, पहले एक्सपेंसिव टेक्निक मतलब पहले इसमें काम होता है, पहले इसमें पैसा लगता है, पहले इसमें इस जो अटैचमेंट है उसमें इनकम लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम आर अफेक्ट स्टेबिलिटी और एक्टिविटी। तो सिंपल सा एक चीज समझो कि जो एंजाइम है, एंजाइम को अगर सपोर्ट सिस्टम से चिपकाते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि एक्टिविटी चली जाए, और दूसरी भाई एक्सपेंसिव का टेक्निक है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, और इसकी स्टेबिलिटी और एक्टिविटी पे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई डिसएडवांटेजेस। अगला पॉइंट है कि मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। देखिए, मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब है कि अब देखो, हमने बात तो कर ली कि हमको एक सपोर्ट सिस्टम से एंजाइम को चिपकाना है, लेकिन कैसे, तो इसके लिए मेथड है, एंड मेथड का नाम है एडजॉर्प्शन, इनकैप्सुलेशन, कोवलेंट बॉन्डिंग, इंट्रैपमेंट और क्रॉस लिंकिंग। तो ये सारी अपनी 5 प्रकार की आपकी रिएक्शंस हैं, 5 प्रकार की टेक्निक है, मेथड्स हैं, जिसका यूज करके हम एंजाइम को किसी सपोर्ट सिस्टम से चिपका सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन। देखो, स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस होना, एडजॉर्ब होना, है ना। एडजॉर्ब का मतलब होता है सतह पर एडजॉर्ब होना, तो ये सपोर्ट सिस्टम है, इस पे एंजाइम एडजॉर्ब हो गए। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम और एंजाइम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे। सिंपल समझ में आया। और दूसरा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब ये सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार से होता है कि एंजाइम उसके अंदर फिल हो जाते हैं, इनकैप्सुलेट हो जाते हैं, मतलब जैसे कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स को फॉर्मेट करते हैं, ग्रेन्यूल्स को भरते हैं ना, उसी प्रकार से ये मतलब इसमें फिल हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट होता है हमारा इंट्रपमेंट। इंट्रपमेंट का क्या मतलब है, फंस जाना। फंस जाना मतलब एक इस प्रकार का फाइबर का जाली बनाते हैं, फाइबर की मेस बनाते हैं, जिसमें क्या रहता है, एंजाइम फंस जाते हैं, है ना, तो ये इंट्रैपमेंट कहलाया। अब दूसरा होता है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग का मतलब होता है एंजाइम आपस में ही रिएक्शन करके आपस में ही गठबंधन कर लेते हैं। मतलब क्या रहता है, एंजाइम से रिएक्शन कर लेता है, इसमें कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता। तो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, लेकिन ये एक प्रकार का एक ऐसा जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें सिर्फ एंजाइम रहेंगे। ओके, तो ये बोलते हैं इसको क्रॉस लिंकिंग। तो ये हमारी मेथड हो गई, जिनका हम एक एक करके देखेंगे किस प्रकार से ये अप्लाई होती है। ओके, तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा एडजॉर्प्शन मेथड। देखो, सपोर्ट की सरफेस पर चिपकना एडजॉर्प्शन कहलाता है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पर बात हो रही है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस 2-3 पॉइंट याद रखना। देखो, ये फिजिकल बाइंडिंग है ना एंजाइम की, ये सरफेस पे होती है इनर्ट सपोर्ट की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये सपोर्ट मटेरियल क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में आप एल्यूमिनियम, सिलिका जेल, कैल्शियम फॉस्फेट, और ऑर्गेनिक में स्टार्च, कार्बोक्सी, मिथाइल सेलुलोज, ये हो सकते हैं। तो ये सिंपल चीज हो गई। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि ये जो अटैचमेंट है, जो एडजॉर्प्शन है, वो क्या है, वीक वंडरवॉल वीक फोर्स से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से वीक फोर्स, एक तो वंडरवॉल फोर्स और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड जो हैं, वीक वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन फोर्स, इन दोनों से ये जो रहते हैं वीक फोर्स रहते हैं, ये बनाते हैं वीक बॉन्ड बनाते हैं। तो इजीली अटैच हो जाते हैं, इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, मतलब डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, इजीली रिमूव हो जाते हैं, इजीली जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर से समझते हैं कि किस प्रकार से। देखो, एक हमारा जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये जो लाइनिंग दिखा रही है वो क्या है, सपोर्ट सिस्टम, और जो डैश करके दिख रहा है वो वंडरवॉल फोर्स है। क्या है, वंडरवॉल फोर्स, और जिसकी मदद से एंजाइम अटैच है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है हमारा प्लस माइनस वाला ऐसा। तो प्लस माइनस हम जानते हैं कि ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो ये बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सपोर्ट सिस्टम, ये एंजाइम, ये बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम बाय एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन। तो पहला वंडरवॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या समझ में आया आपको कि एडजॉर्प्शन क्या है। एक सरफेस पे होने वाली क्रिया है जिसमें फिजिकल बाइंडिंग होती है, सरफेस
केस पर ऑफ इनर्ट सपोर्ट की, ठीक है। इसमें सपोर्ट मटेरियल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो सकता है। तीसरा, ये सपोर्ट जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, जो वीक फोर्स से मिलकर बनी होती है, एक तो वंडर वॉल और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो स्ट्रक्चर बना दिए, इस प्रकार से इसको डिनोट कर दिया। बस ये चीज़ थी एडजॉर्प्शन मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन की, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, एक और पॉइंट रहता है कि देखो जब हमने बोला कि ये वीक फोर्स से मिलकर बना है तो ये इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो सकते हैं, इजीली रिमूव हो सकते हैं। जैसे कोई भी चेंजेस किए, क्या चेंज कर दिए, पीएच में चेंज कर दो, आयनिक में चेंज कर दो, आयनिक स्ट्रेंथ में या टेम्परेचर, कोई भी चेंज किया तो ये जो बॉन्ड बने थे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल बॉन्ड, ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये इजीली क्या हो जाएगा, एंजाइम हट जाएगा। अब जब एंजाइम हट जाएगा तो इसको रीयूज बार बार नहीं कर सकेंगे, तो ये हमारा डिसएडवांटेज कहलाया। क्या कहलाया, डिसएडवांटेजेस। इसलिए इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या करते हैं, इंडस्ट्री में ये जो यूज होता है वो कम करते हैं। क्यों, क्योंकि इजीली ये रिमूव हो जा रहा है, तो कोई काम का ही नहीं है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमको समझना भी जरूरी है। पहला एग्जांपल्स जो है जैसे एंजाइम्स हैं, एक कैरियर मैट्रिक्स है। कैरियर मैट्रिक्स मतलब सपोर्ट मटेरियल, कैरियर मैट्रिक्स मतलब सपोर्ट मटेरियल की कौन सा एंजाइम कौन से सपोर्ट से चिपक सकता है, ये सपोर्ट मटेरियल है ना। तो अल्फा एमाइलेज, कैल्शियम फास्फेट, जो है कैटालेज है, एक्टिवेटेड चारकोल, इन्वर्टेज है, एक्टिवेटेड चारकोल, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि इस प्रकार के कैरियर मतलब सपोर्ट मटेरियल से चिपकते हैं। बस इतना एग्जाम्पल जो याद हो जाए वो लिख लेना, मस्त। अब अगला पॉइंट है कोवलेंट बॉन्डिंग, तो आए समझ में। तो ये जो है कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग समझते हैं। देखिए कोवलेंट बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब हमने क्या बोला था कि सपोर्ट सिस्टम में और आपके एंजाइम के बीच में आपका कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो सिंपल बस इसी लाइन पे सब कुछ बोलना है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट एंजाइम इमोबिलाइजेशन इन्वॉल्व द फॉर्मिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इरिवर्सिबल बॉन्ड, है ना। कौन फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग और इरिवर्सिबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं बिटवीन एंजाइम और सपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब दिस टेक्निक वाइडली यूज होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब जो प्रोड्यूस कंट्रोल रिएक्शन, ये जो होता है जो बॉन्डिंग होती है कंट्रोल रिएक्शन देता है, रीयूजिबिलिटी देता है एंड इनहेंस द स्टेबिलिटी। तो ये सब क्या है, ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग वाला जो मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है, ये समझो, है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको भी स्ट्रक्चर से दर्शाया, ये कोवलेंट बॉन्ड दर्शाया, ये अपना सपोर्ट मटेरियल है, ये एंजाइम है, ठीक है। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, ओके। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये जो है देखिएगा, अब है कोवलेंट बॉन्डिंग इज द ओपन एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सम एंजाइम एक्टिविटी। देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये चांसेस रहते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो सकती है ना, एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो सकती है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब अगला मेथड है कि फॉलोइंग कॉमन मेथड है कि कोवलेंट बॉन्डिंग की, मतलब अब कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भी बहुत सारी मेथड का यूज़ करते हैं। देखो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम समझते हैं, देखो, है ना। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो ये कोवलेंट बॉन्डिंग खत्म हो गया हमारा। अब उसकी है कि कोवलेंट बॉन्डिंग आप किस तरीके से बना सकते हो, तो हमने बोला कि 3 तरीके से और बना सकते हैं। तो कैसे, देखो सबसे पहले सपोर्ट मटेरियल है। सपोर्ट मटेरियल के पास कोई भी ग्रुप्स रहते हैं, सपोर्ट मटेरियल के पास कोई भी ग्रुप्स हैं, जैसे एमीन ग्रुप है, जैसे OH ग्रुप है, ठीक है। अब वो ग्रुप जो क्या रहते हैं, कोई भी एक्टिवेटिंग मटेरियल से जुड़ते हैं। पहले वो एक्टिवेटिंग मटेरियल उससे जुड़ता है, फिर वो एक्टिवेटिंग मटेरियल उस एंजाइम से जुड़ता है। तो आए समझ में, तो एंजाइम और सपोर्ट मटेरियल के बीच में एक्टिवेटिंग मटेरियल आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट मटेरियल है उसके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो कि डायरेक्टली एंजाइम से बाइंड हो सके। तो इसके वजह से हम लोग क्या होता है, एक बीच वाले पर्टिकुलर केमिकल्स को लेके आना पड़ता है जो कि दोनों से रिएक्शन कर ले। आए समझ में। तो सबसे पहले हमारा सपोर्ट मटेरियल से एक्टिवेटिंग मटेरियल जुड़ेगा, फिर एक्टिवेटिंग मटेरियल से आपका एंजाइम जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो सबसे पहली मेथड है अपना साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन। साइनोजन ब्रोमाइड का मतलब होता है CNBR जो है साइनोजन ब्रोमाइड है। अब क्या होता है, इनर्ट सपोर्ट मटेरियल कंटेनिंग OH ग्रुप जो कि एक्टिवेटेड बाय CNBR। फर्स्ट सबसे पहले एक्टिवेट होता है, देन बाइंड टू एंजाइम। तो सबसे पहले इसके एक्टिवेट होता है CNBR से, मतलब बाइंड होता है, फिर एंजाइम से बाइंड होता है, यही रिएक्शन कहलाई।
अब दूसरा तरीका है डाई एजोटाइजेशन। अब सेम तरीका है, कोई भी अंतर नहीं है। सपोर्ट मटेरियल क्या है? सपोर्ट मटेरियल कंटेनिंग अमीनो ग्रुप। अभी OH ग्रुप कंटेनिंग कर रहा था, अब सपोर्ट मटेरियल हमारे पास क्या है? जिसके पास OH है वो एक्टिवेटेड होगा बाय NaNO2 और HCl से एंड फॉर्म करेगा डाईएजोनियम साल्ट, है ना। तो क्या होगा? अमीनो ग्रुप कंटेनिंग सपोर्ट मटेरियल जो है वो NaNO2 और HCl से एक्टिवेट होगा और डाईएजोनियम साल्ट बनाएगा। अब डाईएजोनियम साल्ट जो करेगा देन बाइंड करेगा एंजाइम से। तो आए समझ में, सपोर्ट मटेरियल फिर एक्टिवेटिंग फिर आपका एंजाइम। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ये सब हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के टाइप्स या तरीके कि कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं। अगला है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, इमोबिलाइजेशन कैन बी आल्सो अचीव बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो ग्रुप्स और कार्बोक्सी ग्रुप ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एक तरफ सपोर्ट मटेरियल का अमीन ग्रुप ले लेंगे, दूसरी तरफ हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लेंगे, तो ठीक है, इन दोनों को बाइंडिंग करा लेंगे। अब सपोर्ट मटेरियल फर्स्ट भी केमिकली एक्टिवेटेड है, तो सबसे सपोर्ट मटेरियल इज फर्स्ट केमिकली ट्रीटेड विद टू फॉर्म एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स, देन क्या करेंगे? इमोबिलाइज एंजाइम। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? एक्टिवेट सपोर्ट मटेरियल एंड देन इमोबिलाइज एंजाइम। तो ये चीज़ हो गई। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 3 प्रकार की मेथड देख ली, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा डाइएजोनियम, तीसरा साइनोब्रोमाइड वाला। ठीक है, तो इन तीनों से हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे वाइडली यूज होता है। ठीक है, अगला है हमारा इंटरप्टमेंट। तो इंटरप्टमेंट हमारी तीसरी प्रोसेस है एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है? इंटरप्टमेंट का मतलब हमने बताया था फंसना मतलब क्या हो जाता है? देखिएगा, दिस मेथड इज एंजाइम इज फिजिकली इंट्रैप हो जाए। इंट्रैप का मतलब होता है फंसना इनसाइड द पोरस मैट्रिक्स। पोरस मैट्रिक्स मतलब इस प्रकार की ये पोरस मैट्रिक्स होती है, इसमें क्या रहती है? एंजाइम फंस जाता है। एंजाइम क्या होता है? फंस जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, एंजाइम इसमें फंस जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पोरस मटेरियल्स मैट्रिक्स में। ठीक है, अब इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जब देखो, अगर जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है तो डीएक्टिवेटेड मतलब ब्रेक तो हो सकती है। कैसे? स्मॉल चेंजेस, जैसे कि आपका पीएच का, टेम्परेचर का, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पीएच, टेम्परेचर और एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, तो इन सब चीज़ों का करोगे तो ये हट जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? एंजाइम कैन बी इंट्रैप बाय द सेवरल वे। एंजाइम को इंट्रैप करने का तरीका क्या है इंट्रैपमेंट में? 3 तरीके से। तो एंजाइम इंक्लूजन मतलब समावेश इन जेल, एंजाइम को जेल के अंदर समावेश करो। एंजाइम इंक्लूजन इन द फाइबर के अंदर समावेश करो। एंजाइम इंक्लूजन इन द माइक्रो कैप्सूल का मतलब होता है एक कैप्सूल संरचना बनाएगा और उसके अंदर एंजाइम ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी इंटरप्टमेंट कुछ नहीं है, एक पोरस मैट्रिक्स बनाया जाता है, उस पोरस मैट्रिक्स में इसको इंट्रैप किया जाता है। अब ये वीक रहती है तो इजीली डिटैच हो जाती है पीएच और टेम्परेचर के चेंज करने पर और सॉल्वेंट के चेंज करने पर। ठीक है, तो ये 3 तरीके से होती है, एंजाइम को जेल में, एंजाइम को फाइबर में, एंजाइम को माइक्रो कैप्सूल के अंदर इंक्लूजन करो, है ना। अब थोड़े से एडवांटेजेस हैं हमारे इंटरप्टमेंट के। फास्ट मेथड होती है ना, चीपर होती है, और जो लॉस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम लेस चांसेस रहती हैं, मतलब है ना। तो हमारी क्या रहती है? ये फास्ट है, चीपर है और इसमें एक्टिविटी भी लॉस होने का खतरा कम रहता है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? लीकेज होता है इसका एंजाइम का, एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है क्योंकि वो जेल फॉर्म है मतलब वाटरी इक्वस सॉल्यूशन हो सकता है ना, जेल हम जो बनाते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो है, अगला बहुत ही अच्छा जो है वो इनकैप्सुलेशन में समझ में आता है कि कैप्सूल बनाना है, कैप्सूल गोल कैप्सूल बनाना है, इसमें एंजाइम को फिट कर देना है ना। तो ये कैप्सूल हो गया। इट इज़ द टाइप ऑफ इंटरप्टमेंट का ही ये टाइप है। इसमें क्या होता है? दिस प्रोसेस इज एंजाइम आर द इनक्लोज इन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो उसके अंदर क्या रहता है? एंजाइम क्या होते हैं? इनक्लोज हो गया। अब एडवांटेजेस क्या है? कुछ नहीं है, चीपर है, सिंपल है, और इसमें प्रोटेक्शन, रीयूजेबिलिटी, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, इंक्रीज होती है। एज आल्सो कॉल्ड माइक्रो इनकैप्सुलेशन माइक्रो मतलब छोटा, इनकैप्सुलेशन मतलब इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, एंड माइक्रो कैप्सुलेशन एंजाइम इमोबिलाइजेशन मेथड, इसको ये भी नाम से जाना जाता है।
तो इंट्रपमेंट समझ में आ गया, इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है ना। अगला समझते हैं। चलो क्रॉस लिंकिंग पे बात करते हैं। क्रॉस लिंकिंग को हम कोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब ये कोपॉलीमराइजेशन है क्या, कुछ नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड polymerization. This is method is enzyme directly link by the covalent bond. देखो क्रॉस लिंकिंग में कुछ नहीं है, एंजाइम जो है वो एंजाइम से लिंक हो जाता है किसकी मदद से, फाइबर की मदद से, या क्या बोलते हैं आपका पॉली फंक्शनल रिएजेंट की वजह से। क्या हो जाते हैं, पॉली फंक्शनल रिएजेंट की वजह से, आर फॉर रिएजेंट। ओके, तो एंजाइम से बाइंड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट। कौन सी, पॉली फंक्शनल रिएजेंट। ये समझ में आया। तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं है इसमें, सपोर्ट मटेरियल नहीं है इसमें, क्या है, रिएजेंट है। ओके, तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड एंजाइम इज डायरेक्टली लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ पॉली फंक्शनल रिएजेंट। ठीक है, दिस मेथड सॉलिड सपोर्ट कैरियर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अब्सेंस ऑफ सॉलिड सपोर्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक, हम पहचान क्या है, अगर क्रॉस लिंकिंग की पहचान क्या है कि भैया सपोर्ट सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पॉली फंक्शनल रिएजेंट क्या है, आर द यूज विच रिएक्ट विद द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड फॉर्म क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं। इस प्रकार का ये ब्रिज बनाया है ना, ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज दैट एक्ट एज ए बैकबोन, जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था, जो सबसे पहले बताया था, वो बैकबोन टाइप की बना रहा था। और एडवांटेज क्या है, क्विक है, सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ओके, एज डिसएडवांटेज इसमें क्या है, फिर से वही डिसएडवांटेज कि लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी या लॉस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्यू टू पॉलीफंक्शनल रिएजेंट। अब पॉलीफंक्शनल रिएजेंट का मतलब क्या है, देखो ये रिएक्शन हो रही है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो किसी ऐसा फंक्शनल ग्रुप से हो गई जो कि वो एक्टिव साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना। समझ में आता है, एक्टिव साइट क्या होती हैं और फंक्शनल साइट क्या होती हैं, है ना, और बाइंडिंग साइट क्या होती हैं एंजाइम के अंदर। ठीक है, तो एक्टिव साइट से बाइंड हो गया पॉलीफंक्शनल रिएजेंट, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, है ना। तो इमोबिलाइजेशन का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, देखो सिंपल सा है, हर जगह है। एंजाइम को इमोबिलाइजेशन करके हर जगह यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। देखो इंडस्ट्री लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, अमीनो एसिड्स, है ना, एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। तो एंजाइम को हमने इमोबिलाइज मतलब एक चिपका के रखा है, बांध कर रखा है, बांध कर रखे हुए एंजाइम की मदद से इन सब का प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडस्ट्री लेवल पे। तो ये एप्लीकेशन होगी। मैनी इमोबिलाइज एंजाइम जो है, जैसे कि लैक्टोज, एमाइलेज, प्रोटीएज, फूड प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, इनको इमोबिलाइज फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब बंधे हुए रहना। ठीक है, अगला है वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर ट्रीटमेंट में जैसे पेरोक्सीडेज एंजाइम है जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज होता है। ओके, तो ये चीज हो गई। अगला पॉइंट है डिटर्जेंट इंडस्ट्री। अब देखो इंडस्ट्री तो हुई, डिटर्जेंट इंडस्ट्री की और बात कर ले। जैसे हम क्या करते हैं, एंजाइम जैसे कि प्रोटीएज है, प्रोटीएज क्या करता है और एमाइलेज क्या करता है, आर यूज टू डिटर्जेंट, यूज इन डिटर्जेंट टू इनहेंस क्लीनिंग परफॉर्मेंस। क्लीनिंग परफॉर्मेंस को देखो ये क्या करते हैं, एक एमाइलेज एक फैट से रिएक्शन करता है, एक प्रोटीन से करता है, तो ये जो इन दोनों को हटाने का काम करते हैं तो ये क्लीनिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये इंडस्ट्री में यूज हो गया इनका। अगला पॉइंट है फार्मास्यूटिकल, मेडिकल की बात करते हैं, मेडिसिन में, मेडिकल में। ठीक है, तो एंजाइम डायग्नोस्टिक में यूज हो रहा है। डायग्नोस्टिक मतलब एंजाइम को बांधो और अंदर क्या है, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दो और एज ए डायग्नोस्टिक किट यूज कर लो, डायग्नोस्टिक टूल की तरह के यूज कर लो, है ना। तो यूज एज ए डायग्नोस्टिक किट या टूल, है ना। अब थेरापेटिक एंजाइम की मदद से हम करते हैं, थेरापेटिक एंजाइम की बात करते हैं। तो थेरापेटिक का क्या मतलब है, थेरापेटिक का इमोबिलाइज एंजाइम आर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डिसीज, है ना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो मेटाबॉलिज्म से संबंध रखते हैं
वो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं। तो हम अगर एंजाइम को बाइंड करा के अपना एंजाइम वहाँ पे इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे मेटाबॉलिक चीज़ देखेंगे तो हमको उसका डिसऑर्डर का पता चल जाएगा कि कौन से एंजाइम में कमी है, कौन से एंजाइम अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा क्या प्रोडक्ट बना रहा है। आई समझ में? तो ये चीज़ होती है एंजाइमेटिक, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट है बायोसेंसर। अब अगला बायोसेंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है कि इमोबिलाइज एंजाइम का यूज़ करते हैं बायोसेंसर में। बायोसेंसर फॉर डिटेक्टिंग ऑफ स्पेसिफिक एनालाइट सच एज ग्लूकोज। अब देखो, एक ग्लूकोज की किट आती है, ग्लूकोज की किट में ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम रहता है, वो बंधा रहता है और ग्लूकोज जैसे ही अपन ब्लड सैंपल डालते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा बता देता है। तो ये सिस्टम क्या रहता है, बायोसेंसर कहलाता है। बायोसेंसर एक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम से एक एंजाइम चिपका हुआ रहता है उस मशीन में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को डालते हैं, मतलब ब्लड सैंपल्स को डालते हैं तो ये ग्लूकोज की मात्रा बताता है। आए समझ में? तो एंजाइम का इमोबिलाइज करके बायोसेंसर में यूज कर रहे हैं। आए समझ में? तो ये चीज हो गई अपनी। तो आई होप आपको ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन और एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी समझ में आई होगी, है ना। आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जुड़े रहिए हमसे। टाटा बाय बाय।